Hello students, welcome to our online portal. This is our 7th lecture of chemical kinetics. In this lecture, we will continue with the numerical part of first order reaction. Students, first question जो आज हम लेने जा रहे हैं, that is, for a reaction, a graph was plotted between reactant concentration, that is C, and time as shown in the figure. कहता किसी रिएक्शन के लिए आपको कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का ये ग्राफ मेंशन किया हुआ है. क्लियर? अब कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का जो ये ग्राफ मेंशन है, इसकी हेल्प से आपने आइडेंटिफाई करना है कि ऑर्डर क्या हो सकता है. आइडेंटिफाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. हम इसमें रिएक्शन का एक तो ऑर्डर फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है. और ये भी आपने बताना है कि क्या कभी कॉन्सेंट्रेशन इस रिएक्शन के लिए जीरो हो सकती है, ये भी हम इसके अंदर बताना चाहते हैं. पहले बच्चे हम ग्राफ को कैसे रीड करते हैं, ग्राफ को कैसे आप समझ सकते हो, ये चीज देखिएगा. इसमें कॉन्सेंट्रेशन और टाइम जिसके अंदर जो वेरिएशन आ रही है दोनों में, हम इसको कंपेयर करते हैं. देखिए, जब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 40 थी, तब आपके पास टाइम कितना था, यहां पे 0. मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको 40 गिवन. 40 से जब उसकी कॉन्सेंट्रेशन 20 आई, 40 से कॉन्सेंट्रेशन उसकी जब 20 आ गई, तो टाइम जो है वो कितना लगा. सपोज ये टाइम आपको सेकंड्स में गिवन, तो टाइम हमें कितना लगा. 40 से 20 आने पे हमें टाइम लग रहा है 0 to 5, मतलब 5 सेकंड लग रहे. देन 20 से कॉन्सेंट्रेशन जब 10 पे आई, इसका मतलब क्या हुआ. देखो, 40 से 20 का मतलब हो गया हाफ, और 20 से 10 का मतलब भी क्या हो गया, ये भी हाफ हो गया. अब जब 20 से 10 पे आई, तब चेक कीजिए टाइम कितना स्पेंड हुआ. 5 to 10, अगेन 5 सेकेंड्स. फिर जब कॉन्सेंट्रेशन 10 से 5 पे आ रही है, कॉन्सेंट्रेशन जब 10 से 5 पे आ रही है, तब आप देखिए टाइम कितना लग रहा है, 10 to 15, तब भी आपका 5 सेकंड से. इसका मतलब ये हुआ, हर बार रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने के लिए टाइम सेम लगा. जब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 40 थी, तो भी हाफ होने के लिए 5 सेकंड्स लगे. जब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 20 थी, तो भी हाफ होने के लिए 5 सेकंड्स लगे. और जब रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन 10 थी, तब भी उसको हाफ होने के लिए 5 सेकंड्स. समझ गए? तो हर 5 सेकंड के बाद वो हाफ हो रही है. इसका मतलब जो हाफ लाइफ है, जो हाफ लाइफ है इस रिएक्शन की, वो इंडिपेंडेंट है. वो इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही. 40 था तो हाफ होने में 5 सेकंड, 20 था तो हाफ होने में 5 सेकंड, 10 है तो भी हाफ होने में 5 सेकंड. और ऐसी कौन सी रिएक्शन होती है जिसमें हाफ लाइफ कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता? ऐसी रिएक्शन कौन सी होती है बच्चे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. कैसे पता लगा आपको? आप रिलेशन याद कर लीजिए. टी हाफ का रिलेशन आपने क्या पढ़ा हुआ फर्स्ट ऑर्डर के लिए? 0.693/K. क्या इसमें कहीं पे कॉन्सेंट्रेशन का कोई रोल आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं. कॉन्सेंट्रेशन जो आपकी उस पर डिपेंड ही नहीं करती फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाले केस. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्राफ हमें गिवन है, इट इज गिवन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए गिवन. समझ गए? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें ये टी हाफ की वैल्यू गिवन है. पहला आंसर तो हमारे पास ये आ गया. सेकंड आपको ये पूछ रहा है बच्चे, क्या कभी इसमें कॉन्सेंट्रेशन 0 होगी? नेवर. कॉन्सेंट्रेशन 0 कभी भी नहीं हो सकती. देखिए स्टूडेंट्स, आप कितना भी हाफ कर लो, अब आप 5 तक पहुंच गए थे ना, 5 का हाफ करोगे 2.5, 2.5 से 1.25, 1.25 से कितना बन जाएगा ये 0.625. फिर अगर आप करोगे 0.3125, ऐसे कितना भी आगे जाते रहो तो 0. समथिंग समथिंग 0.0 समथिंग समथिंग चलता रहेगा, पर कभी भी एग्जैक्ट 0 नहीं होगा.
इसका मतलब इनफाइनाइट टाइम तक अगर आप करोगे तो भी ये कॉन्सेंट्रेशन जो है कभी जीरो नहीं। ये बच्चे हमारे पास आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। इसमें अब हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है दैट इज, आपको देखिए एक रिएक्शन दे रहा है कि आपने ए से प्रोडक्ट बनाया, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये आपको पहले ही बता दिया। इन 40 मिनट्स concentration of A changes from 0.1 molar to 0.025 मोल। अगर कॉन्सेंट्रेशन 0.1 से 0.025 हो गई 40 मिनट्स में, तो कह रहा है कैलकुलेट आर, फिर आप रेट ऑफ रिएक्शन बताइए इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज 0.2 मोलर। जब ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है 0.2, ये आपने बताया। समझिए यार ध्यान से इसको। ये तो आपको रिएक्शन में बता रहे हैं ना कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आपको रिलेशन मालूम है? यस, के इक्वल्स टू 2.303 बाय टी log ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाय लेफ्ट कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है इतना? के यहां से आप निकालना चाहते हो सपोज 2.303। अगर गिवन क्वेश्चन की हम बात करें तो टाइम कितना गिवन है 40 मिनट्स, इसको मैं मिनट्स में ही रख रहा हूं। log ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी 0.1 और बाद में कितनी हो गई 0.025। इसको अगर हम सोल्व करें 0.1 और 0.025, पॉइंट आएंगे नीचे वाला, ऊपर 1000 चला जाएगा और ऊपर वाला पॉइंट आएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, नीचे 25 ऊपर 100, इसका मतलब 4 बच गया। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 4। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, k इक्वल्स टू 2.303 बाय 40 इंटू log 4, और log 4 को हम स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं 2.303 बाय 40, इसको मैं लिख सकता हूं 2 log 2। 2 का स्क्वायर लिखेंगे ना 2 आगे आएगा। log 2 की वैल्यू आपको मालूम है, इसको सोल्व कर लेते हैं यहां पे। k इक्वल्स टू 2.303 बाय 40 2 इंटू 0.301, नीचे आपके पास 40 था, इसको कैंसिल आउट करोगे नीचे 20 आ गया। ठीक है, इस सभी को अगर आप सोल्व करते हो तो यहां से आपके पास सोल्व करके वैल्यू आ जाएगी के की 0.034। ये आपके पास यहां से के की वैल्यू आ गई। ठीक है, यही हमारा फर्स्ट मोटिव था इस क्वेश्चन को करने का, के की वैल्यू निकालनी। अब अगर आपके पास रेट की बात करें, जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट रेट, हम ऐसा लिख सकते हैं रेट इक्वल्स टू के ए की पावर 1। पावर 1 क्यों लिखी? क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब के की वैल्यू आप निकाल चुके हो कितना 0.034। ए की कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में कहता है रेट कब निकालना है, जब कॉन्सेंट्रेशन 0.2 हो, तो 0.2 ले लीजिए और पावर 1 लिख लीजिए। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 68 और आपके पास 2 0 0.068। तो ये आपके पास बच्चे फाइनल रेट आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये आप उसके अंदर जब यूनिट्स लिखोगे तो आप क्या लिख सकते हो, मोल पर लीटर पर मिनट लिख देना बच्चे। यहाँ सेकंड नहीं है, क्योंकि आप जो टाइम लेके चल रहे थे ना वो मिनट्स वाला लेके चल रहे हैं, हमने उसको सेकंड में कन्वर्ट नहीं किया। अगर सेकंड में कन्वर्ट कर लो तो फिर ये यहाँ पे यूनिट्स है, मोल पर लीटर पर सेकंड है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा सभी को, इसमें आप लोगों को किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इसमें क्या कह रहा है हमें, कह रहा हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 100 सेकेंड। कैलकुलेट द डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, मतलब ए की बात कर रहे हैं, एंड एवरेज लाइफ, ये नई चीज आ गई इसमें, एंड एवरेज लाइफ, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू लूज इट्स एक्टिविटी बाय 90%। 90% कितने टाइम में अपनी एक्टिविटी को लूज कर देगा, मतलब 90% रिएक्शन कब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चे ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवाया था रेडियो एक्टिव वाला, रेडियो आइसोटोप वाला। उसकी मैंने आपको एक प्रॉपर्टीज बताई थी कि जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट या रेडियो एक्टिव आइसोटोप या रेडियो एक्टिव रिएक्शन आपका नाम से आ जाए तो उस रिएक्शन का ऑर्डर हमेशा फर्स्ट ऑर्डर होता है। ऐसा मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में बताया था, आपको हब या क्या होगा।
अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपके पास रिलेशन क्या होता है, k इक्वल्स टू 0.693 बाय टी आर, ठीक है, ये हमें मालूम है। हाफ लाइफ हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना, 100 सेकेंड्स, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 0.693 बाय 100, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 0.00693 सेकेंड इनवर्स, ठीक है, ये आपके पास k की वैल्यू आ गई। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब आपसे देखो k की वैल्यू पूछ रहा है, कैलकुलेट डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट k निकाल दिया, वो पूछ रहा है एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ जो होती है बच्चे, उसको निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एवरेज लाइफ कैन बी कैलकुलेटेड बाय 1 बाय k, और 1 बाय k होता है 1 बाय 0.00693, 0.00693, इसको जब आप सोल्व करेंगे ये आ जाएगा 144.3, ये आपके पास कितना आ जाएगा, इतना सेकेंड्स। 1 बाय के हो गया ना, के अगर सेकंड इनवर्स था तो 1 बाय के सेकंड आ जाएगा। तो एवरेज लाइफ निकालने के लिए, ये एवरेज लाइफ हमने फर्स्ट टाइम कैलकुलेट की है इस चैप्टर में, तो आपने इस फॉर्मूला को भी याद रखना। थर्ड, जो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू लूज इट्स एक्टिविटी बाय 90%, मतलब 90% रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट होगी, निकाल लेते हैं कितनी देर में। हाउ मच टाइम पूछ रहा है ना, तो टी का रिलेशन लिख लो, टी इज 2.303 बाय के log ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए 100 थी, तो लेफ्ट कितनी आएगी, अगर 90% एक्टिविटी हो चुकी है तो बच कितनी गई 10, तो 10 बाय 100 बाय 10, ये log 10 आ जाएगा, log 10 कितना होता है 1 आ जाएगा, इसका मतलब टी की वैल्यू क्या आ गई 2.303, के कितना है हमारे पास 0.00693 इंटू 1, ये आ गया। अब जब इसको आप लोग सोल्व करेंगे तो ये आपको वैल्यू दे देगा बच्चे 332 सेकेंड्स, टाइम ये आ जाएगा आपके पास 332.3 सेकेंड्स, मतलब इतने टाइम के बाद ये जो रिएक्शन है ये 90% कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को सबको क्लियर हो गया होगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसमें जो हमारा टॉपिक है दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हमने इसमें जीरो, जैसे आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा वैसे ही आपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी पढ़ना है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए पहले ये देखिए, मान लीजिए कोई रिएक्शन आपके पास जिसमें आपने ए से ये कोई प्रोडक्ट बनाया, इसके लिए अगर ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर है तो इसके लिए मैं रेट क्या लिख सकता हूं, पहले तो हम सिंपल जो लिखते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाय चेंज इन टाइम। इसके अलावा मैं क्या लिख सकता हूं के इक्वल्स के और ए की कॉन्सेंट्रेशन पार जीरो। पार जीरो क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है ये कौन सी रिएक्शन है जीरो ऑर्डर, और ए की पावर जीरो, समथिंग पावर जीरो क्या होता है 1, इसका मतलब ये किसी के इक्वल आ जाएगा, ये के इक्वल ही आएगा। क्लियर? अब इसको अगर मैं रीअरेंज करूं तो माइनस डी ए इट विल बी इक्वल्स टू के इंटू डी टी, ये डी टी को मैं राइट साइड पे ले गया, ठीक है, ये बन जाएगा। अगर इसकी मैं इंटीग्रेशन कर देता हूं ऑन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन आपने मैथ्स में या फिजिक्स में पढ़ रखा होगा, अगर आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हो तो ये क्या बन जाएगा, पहले इसको मैं ऐसा लिख गया, माइनस का साइन कहीं भी हो सकता है दोनों तरफ में से, मान लो आप इस माइनस के साइन को राइट साइड पे ले जाओ, डी ए इट विल बी इक्वल्स टू माइनस के डी टी, ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। इसकी इंटीग्रेशन करने पे हमारे पास आ जाएगा, डी ए की इंटीग्रेशन करोगे तो ए बच जाएगा, देन इट विल बी इक्वल्स टू के कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, और dt की इंटीग्रेशन p आ जाएगी, तो ये आ जाएगा माइनस के टी। जब इंटीग्रेशन करते हैं तो साथ में आपके पास एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है, वो आपने लिख दिया है। इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूं, एट टाइम t इक्वल्स टू जीरो, जब टाइम t जीरो था तब ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, t को जीरो कर दोगे तो आपके पास यहाँ पे ऊपर वाली इक्वेशन छोड़िए एक बार, इन t की पावर t जब जीरो था तो मतलब आपके पास जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी, इट मींस a वाज इक्वल्स टू a नॉट, ऐसा लिख सकता हूं, a नॉट को हम ऐसा नहीं लिखते, a नॉट को पैर में लिख लेते हूं ऐसे। जब हमारे पास टाइम जीरो था तो कॉन्सेंट्रेशन a नॉट के बराबर होती है,
तो अब आपके पास ऊपर वाली जो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, इसमें टाइम की पावर, टाइम की जो वैल्यू है वो जीरो कर दीजिए। अगर मैं टाइम टी की वैल्यू अगर इसमें जीरो कर देता हूं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो। तो ये आपके पास जो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, ये आ जाएगी ए इट इज इक्वल्स टू आई। इतना समझ गए। अब ये जो आपके पास आई की वैल्यू आ गई है यहाँ पे, ठीक है, ये जो आई की वैल्यू ये आ रही है, और जो आपके पास ऊपर वाली इक्वेशन है, इसको इक्वेशन 2 मान दिया, इसको इक्वेशन 3 मान दिया। अब इसको हम अगर पुट कर दें, जो हमारे पास ये आई की वैल्यू है, अगर आप इसको पुट कर देते हो तो देखो ये हमारे पास क्या रिलेशन बन जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं ए इट विल बी इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ए नोट। जरा देखना ये चीज मैंने कैसे लिखी, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। ये आपके पास देखिए इसमें रिलेशन था, मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ कलर चेंज करके, ये रिलेशन था हमारे पास। इस रिलेशन में अब आई जो है इसकी वैल्यू पुट करनी है। आई किसके इक्वल आ गया था आपके पास, ए के इक्वल। ए किसके इक्वल है, ए नोट के इक्वल। तो आई को मैं बोल सकता हूँ कि ए नोट के इक्वल है। यहां से आपने ये आई की वैल्यू ए नोट पुट कर दी। जब आई की वैल्यू आप इसमें ए नोट पुट कर दोगे तो देखो आपके पास ये रिलेशन क्या बन जाएगा। इसको रीअरेंज कीजिए, केटी को मैं एक तरफ रख लेता हूं ताकि ये माइनस का साइन चला जाए। फिर हमारे पास बच जाएगा ए नोट माइनस ए, ये बच जाएगा ना इसके अंदर रिलेशन ए नोट माइनस ए। यहां से के की वैल्यू निकाल लो, तो के की वैल्यू यहां से हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1/t। टी को उस तरफ ले आए, उसको ब्रैकेट में कर देता हूं, ए नॉट माइनस ए। ये आपके पास इसमें के का रिलेशन आ गया फाइनल। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपके पास के का रिलेशन क्या था, 2.303/t log ऑफ इनिशियल अपॉन लेफ्ट कॉन्सेंट्रेशन, ये था ना किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। सिमिलरली जीरो ऑर्डर के लिए ये आपके पास इसमें रिलेशन आ गया। जीरो ऑर्डर के लिए क्या आ गया, 1/t ए नॉट माइनस ए, ये आ गया जीरो ऑर्डर पे। ठीक है, अब सुनना बच्चे ध्यान से, ये जो डेरिवेशन हमने किया है, इस डेरिवेशन की आपको फाइनल पेपर के लिए जरूरत बिल्कुल भी नहीं है करनी। ये तो मैंने आपको यहाँ पे इसलिए बताया कि आपको पता लग जाए कि हम यहाँ पे पहुंचे कैसे, हमें बिल्कुल इसकी क्रैमिंग ना करनी पड़े। पर अल्टीमेटली जो हमें फाइनल में काम आने वाला है या न्यूमेरिकल्स में काम आने वाला है, वो आपको ये सिर्फ रिलेशन काम आएगा, इसका डेरिवेशन काम नहीं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना एक तो। अब इसके अंदर जो ये रिलेशन आपके पास आ रहा है, इसको अगर आप स्लोप निकालना चाहो, ग्राफ इसका पूछ सकता है आपसे, वो भी मल्टीपल में कई बार ग्राफ बना के दे देता है, इसलिए बता रहा हूं। ये हमने रिलेशन पढ़ा अभी। अगर आप उसका ग्राफ बनाना चाहते हो तो देखो पहले थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। के टी इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए, ये आ गया। अब इसके अंदर आप ए को एक तरफ कर लेते हैं, जो ये माइनस का साइन वाला है, ए इस तरफ रखा आपने, तो ये आ गया आपके पास ए नॉट, ये इसको मैं ऐसा लिख लूं, माइनस के टी प्लस ए नॉट। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर हम लगा दे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ये क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। एम आपका आ रहा है माइनस में। ठीक है, तो y एक्सिस पता लगी, x एक्सिस पता लगी, ग्राफ बना दीजिए। y एक्सिस किसकी आ रही है, a की कॉन्सेंट्रेशन, x एक्सिस किसकी आ रही है, t की। ठीक है, अब c क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे ये कांस्टेंट होता है वैल्यू, और स्लोप क्या होता है m। m क्योंकि ये आपका माइनस में आ रहा है तो ये आपका स्लोप आ जाएगा, स्लोप विल बी इक्वल्स टू, ये आपका आ जाएगा किसके इक्वल है, के इक्वल है ना, तो ये आप लिख सकते हो माइनस के। m जो है स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से आप इसके अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। ठीक है, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये आप जरूर याद रखेंगे, ये आपसे पेपर में पूछी जा सकती है, क्योंकि ये सिर्फ डायरेक्ट रिलेशन से निकल रही है, इसमें डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, सीधा रिलेशन को यूज कीजिए और ये ग्राफ बना के दिखा दीजिए। इसके बाद आ जाता है हाफ लाइफ। जैसे हाफ लाइफ हमने फर्स्ट ऑर्डर में निकाली थी, वैसे हाफ लाइफ आपने जीरो ऑर्डर में भी निकाली।
हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? देखिए, हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट टी हाफ से ही करेंगे। रिलेशन लिखता हूं पहले, क्या है? के इक्वल्स टू 1/t, यहां आपके पास आ रहा है ए नॉट माइनस ए, ठीक है। अब यहाँ पे हम हाफ लाइफ निकालना चाहते हैं तो टी हाफ कर देते हैं, के को इस तरफ ले आते हैं। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर ए नॉट थी तो हाफ कितनी हो जाएगी, मतलब 50% टाइम के बाद कितनी रह जाएगी? ए नॉट बाय 2, ऐसा लिख सकता हूं। ये कितना आ जाएगा? 1/k ए माइनस ए नॉट बाय 2, जिसको मैं लिख सकता हूं इट विल बी इक्वल्स टू ए नॉट बाय 2 माइनस करके जो आ जाएगा, तो ये टी हाफ के इक्वल आ रहा है। तो टी हाफ को मैं क्या लिख सकता हूं? इट इज इक्वल्स टू ए नॉट बाय 2k। ये बच्चे इसमें आपके पास देखो ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला आ गया। अब मैं यहाँ पे कंपेयर करता हूं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो थी उसमें याद कीजिए टी हाफ का फॉर्मूला क्या था? 0.693/k। ये हाफ लाइफ का रिलेशन था आपके लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जबकि ये आपका जो रिलेशन आ रहा है हाफ लाइफ का ये आ गया है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब देखो एक क्वेश्चन किया था वहां पे आपने कि हाफ लाइफ जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। आपको अगर याद हो कि ग्राफिकल क्वेश्चन जो हमने आज पहला क्वेश्चन किया था उसके अंदर बोला था किस में डिपेंड नहीं करती? फर्स्ट ऑर्डर में। जीरो ऑर्डर में क्या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करती है? बिल्कुल। देखो हाफ लाइफ के रिलेशन में ए नोट आ रहा है, इसका मतलब इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। इस बात को आपने इसमें ध्यान में रखना, ठीक है बच्चे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। बाकी यूनिट सेम ही हो जाएंगे, जो आप यूनिट्स पढ़ते हो कॉन्सेंट्रेशन के वो तो सेम ही हो जाएंगे। और अगर आप यूनिट्स चेक करना चाहते हो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के तो के यूनिट्स तो आपको मालूम ही है, हम क्या पढ़ चुके हैं। के यूनिट्स डिफरेंस में किया था मोल पर लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, ये आ जाएगा मोल पर लीटर 1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स, ये आ जाएगा आपके पास मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास के की यूनिट्स आ जाएंगे जीरो ऑर्डर के लिए। ये तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है। अब हम इसके अंदर बच्चे क्वेश्चन उठेलते हैं कि क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या कर आपको, द रेट ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर। क्वेश्चन में आपको इसमें मेंशन कर दिया कि ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2? कहता है N2 और H2 के प्रोडक्शन बताइए कि उसका रेट क्या होगा प्रोडक्शन का। K की वैल्यू आपको गिवन है 2.5 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पहले तो इसके लिए रिएक्शन लिख लेते हैं कि इसकी रिएक्शन क्या बनेगी कि NH3 डिकम्पोज कैसे होता है। अमोनिया डिकम्पोज होकर स्टूडेंट्स नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाता है। इसको जब आप लोग बैलेंस करोगे तो ये आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा 3/2। इसकी बैलेंस करके इक्वेशन बन जाएगी। अब ये इसके लिए पहले मैं रेट लिखता हूं, जरा ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं रेट लिखता हूं, क्या आ जाएगा माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 बाय चेंज इन टाइम इक्वल्स टू, अब देखिए चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 बाय चेंज इन टाइम, ये तो ठीक है। जो कोफिशिएंट होता है वो 1/, लिखते हैं और ये कोफिशिएंट तो पहले ही 1/, में है, तो इसका मतलब ये 2 आपका ऊपर आ जाएगा। 1/1/2 करोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपके पास हाइड्रोजन के लिए चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन बाय चेंज इन टाइम, ये 3/2 की जगह पे क्या आ जाएगा, ये 2/3 है। क्लियर? तो ये बच्चे आपके पास इसमें रेट के लिए रिलेशन आ गया आपका। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर दिस रिएक्शन के की वैल्यू हमें गिवन है 2.5 × 10⁻⁻⁴ मोल पर सेकंड लिख दीजिए, और ये फिर मोल पर लीटर पर सेकंड लिख दो या फिर मोलैरिटी पर सेकंड लिख दो, एक ही बात। क्लियर? आपसे पूछ रहा है प्रोडक्शन ऑफ N2, तो N2 की प्रोडक्शन के लिए आपका मतलब प्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया, अपीयरेंस। अपीयरेंस हो गया ना बच्चे। अब अपीयरेंस के लिए जरा ध्यान से देखना कि वो वैल्यू कैसे निकलेगी।
ये जो मैंने आपको के बताया, ये के किस लिए बताया, जरा देखो, अगर ऐसा लिखूं मैं रेट इक्वल्स टू के, और जो भी आपका इसमें रिएक्टेंट है, ठीक है, यहां पे रिएक्टेंट लिख दो, रिएक्टेंट पावर क्या आएगी, जीरो। ऐसा मैं बोल सकता हूं, क्यों बोल सकता हूं, क्योंकि ये जीरो डायरेक्शन है, और समथिंग पावर जीरो क्या होता है, वन। इसका मतलब क्या हुआ कि रेट इज इक्वल्स टू के, ये आपके पास बच्चे आ गया फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने आपको, इसमें ध्यान से देखना कि जीरो डायरेक्शन के लिए जो रेट है और जो रेट कांस्टेंट है, दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जीरो ऑर्डर होने की वजह से पावर तो जीरो आ जाएगी रिएक्टेंट की, और समथिंग पावर जीरो क्या होता है, वन। क्लियर? तो इस बात का आपने इसमें एक तो ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए, अगर आपके पास ये रेट और के बराबर है, इसका मतलब ये के की वैल्यू मैं रेट के बराबर लिख सकता हूं। अब इसको आप यहां पे इक्वेट कर दीजिए, ये क्या बन जाएगा बच्चे, रेट इज इक्वल्स टू, क्या था हमारे पास N2 के लिए रिलेशन, जरा ध्यान रखिए इसके अंदर, N2 के लिए हमारे पास इसमें रिलेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बच्चे 2N2/dt है ना, इसके अंदर क्या लिख सकता हूं, 2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 बाय चेंज इन टाइम, ये बन जाएगा। तो रेट की वैल्यू जो है वो आपके पास इसमें कितनी है, एक सेकंड बच्चे होल्ड कीजिएगा। हाँ जी बच्चे, तो इसमें देखिए हमारे पास रेट की वैल्यू कितनी थी, रेट हमारे पास था 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, 2 आपके पास यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, 2 को मैं इस तरफ ले आता हूँ, ठीक है, ये आपके पास यहाँ बचेगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 बाय चेंज इन टाइम, ये आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴। इस तरीके से आप चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 बाय चेंज इन टाइम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ और देखिए आपसे क्या पूछा गया था, प्रोडक्शन ऑफ H2, अब ये H2 को रिलेट कर दीजिए, H2 का आपके पास क्या है, 2/3 की फॉर्म में है ना रेट के साथ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, रेट इक्वल्स टू 2/3 ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन बाय चेंज इन टाइम। रेट कितना है, 2.5 10⁻⁻⁴, ये आपके पास 2/3 इधर यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 3/2, ये आ जाएगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन बाय चेंज इन टाइम। इसको सोल्व कर लीजिए, ये कितना बन जाएगा, 7.5/2 इंटू 10⁻⁻⁴, ये बन गया आपके पास 3.5 और 3.75 इंटू 10⁻⁻⁴, इसको सोल्व करके ये आ गया। इस तरीके से आप हाइड्रोजन के लिए निकाल सकते हो। ये वाले जो न्यूमेरिकल्स है बच्चे, ये लोग आप पहले भी बहुत बार कर चुके हो, इस तरीके के न्यूमेरिकल ही हमने यहाँ पे भी करने हैं, जैसे आपने फर्स्ट ऑर्डर के लिए किए वैसे आपने जीरो ऑर्डर के लिए। क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। तो ये था बच्चे हमारे पास आज का लेक्चर, आई होप इसके अंदर आप लोगों को किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब अगले लेक्चर के अंदर हम अपने नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी हिट एंड ट्रायल मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।